अपने शिखर पर मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। दौलत, ताकत, शानो शौकत, मतलब सब कुछ था। लेकिन फिर इतनी बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? ये इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। तो आज आपके दिए गए स्रोतों की मदद से हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, हमारी आज की पड़ताल का आधार कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण है जो हमें किसी एक लड़ाई या राजा की कहानी नहीं बताते, बल्कि हमें सीधे उस मशीन के अंदर ले जाते हैं जो साम्राज्य को चला रही थी। सही। हम उसकी प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी, जागीरदारी व्यवस्था की जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे औरंगजेब के दौर में इसमें जंग लगना शुरू हुआ। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या साम्राज्य का पतन किसी एक बड़ी गलती का नतीजा था, या फिर ये कई छोटे बड़े संकटों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था जो एक ही वक्त पर आ धमका। हम उन अंदरूनी कमजोरियों को देखेंगे जिन्होंने इस विशालकाय ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया। तो चलिए इस मशीन को खोलकर देखते हैं। शुरुआत उस पुर्जे से करते हैं जिसके बिना ये साम्राज्य चल ही नहीं सकता था, जागीरदारी व्यवस्था। मैं अगर इसे सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा था कि बादशाह अपने बड़े बड़े अमीरों यानी मनसबदारों को तनख्वाह में कैश देने की बजाय उन्हें एक जमीन का टुकड़ा यानी जागीर दे देते थे। अमीर उस जमीन से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से अपना और अपनी सेना की टुकड़ी का खर्च चलाते थे। एकदम। सुनने में तो ये सिस्टम बड़ा सीधा और कारगर लगता है। और शुरू में ये था भी। सैकड़ों सालों तक इसने साम्राज्य को स्थिरता दी, लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते इस सिस्टम का गणित पूरी तरह बिगड़ चुका था। अच्छा। समस्या बहुत सीधी थी। अमीरों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें देने के लिए उपजाऊ जमीनें यानी जागीरें उतनी ही थी। ओहो। जमीन की इस कमी को उस दौर में बेजागीरी कहा जाने लगा, और इसने अमीरों के बीच एक जबरदस्त और हताश होड़ पैदा कर दी। मतलब हर कोई सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जागीर हथियाना चाहता था। बिल्कुल। ये होड़ कितनी ज्यादा थी? मुझे याद है सूत्रों में एक इतिहासकार खफी खान का जिक्र है जी। उन्होंने उस वक्त की हालत पर एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की थी। हाँ, और वो टिप्पणी आज भी उस दौर की पूरी कहानी कह देती है। खफी खान ने लिखा कि एक शाही अनुदान ऐसा था जैसे 1 अनार और 100 बीमार। 1 अनार और 100 बीमार। सोचिए, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों की बेबसी को दिखा रहा था। वो लोग जो सूबों को नियंत्रित करते थे, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते थे, वो एक अच्छी जागीर के लिए दरबार में एक दूसरे से लड़ रहे थे, साजिशें कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जमीन की कमी अचानक इतनी कैसे हो गई? साम्राज्य तो बहुत बड़ा था। यहीं पर कहानी का एक और पेच सामने आता है। साम्राज्य की जो सबसे अच्छी और आसानी से राजस्व देने वाली जमीनें थी, खालिसा भूमि जिन्हें कहते थे। हाँ बिल्कुल, उन्हें शाही खजाने के लिए आरक्षित कर लिया गया था। क्यों? औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दक्कन में मराठों के खिलाफ दशकों से एक बहुत लंबा और बेहद महंगा युद्ध चल रहा था, और उसकी फंडिंग यहीं से हो रही थी। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर अमीरों को बची खुची, कम उपजाऊ या मुश्किल जागीरें ही मिल पाती थी। और इन्हीं मुश्किल जागीरों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, जोर तलब। इसके नाम में ही इसकी कहानी छुपी हुई लगती है। बिल्कुल। जोर तलब का मतलब ही है जिसके लिए जोर लगाना पड़े। सोचिए, आपको इनाम के तौर पर एक जागीर दी गई है, लेकिन वो ऐसी जगह है जहां के स्थानीय मुखिया यानी जमींदार इतने ताकतवर हैं कि वो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देने वाले। तो अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं। जंग छेड़ दें। तो कागज पर आप एक अमीर मनसबदार हैं, लेकिन हकीकत में आपको एक ऐसी जंग लड़ने भेजा जा रहा है जिसका खर्च भी आप ही की जेब से जाएगा। ये व्यवस्था का एक क्रूर मजाक बनकर रह गया था। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक या आर्थिक संकट नहीं था, इसका असर तो सीधे साम्राज्य की ताकत पर पड़ रहा होगा ना, यानी उसकी सेना पर। हाँ, और यहीं से साम्राज्य के पतन की असल कहानी शुरू होती है। इस प्रशासनिक संकट ने एक के बाद एक विफलताओं की ऐसी झड़ी लगा दी जिसने साम्राज्य को अंदर से पंगु बना दिया। सबसे पहला और सबसे गहरा असर सेना पर पड़ा, जो मुगल ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो उस समय के एक प्रेक्षक भीमसेन ने दर्ज किया है। अच्छा। उन्होंने लिखा कि 7,000 जैसे ऊंचे पद वाले मनसबदार, जिनसे हजारों की तादाद में सैनिक रखने की उम्मीद की जाती थी, मुश्किल से 1,000 सैनिक जुटा पाते थे, और कभी-कभी तो ये संख्या 700 तक गिर जाती थी। 1 मिनट, 7,000 की जगह 700? 700।
ये तो 10% हुआ। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये तो एक धोखा है। मतलब पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था एक दिखावा थी, एक खोखला ढांचा। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, धोखा। ये तो अविश्वसनीय है। ये साम्राज्य के दिल पर एक धोखा था। सोचिए, दुश्मन सल्तनत को 7,000 सैनिकों की एक टुकड़ी से डर रहा है, जबकि असल में मैदान पर 700 भी नहीं है। पूरी मुगल सैन्य प्रतिष्ठा एक विशाल भ्रम पर टिकी थी, और ये भ्रम अब टूटने ही वाला था। और इस कमजोरी ने एक जहरीली चेन रिएक्शन को जन्म दिया। वो कैसे? जब स्थानीय जमींदारों ने देखा कि बादशाह के भेजे हुए अमीर अब कागजी शेर रह गए हैं, उनकी सैन्य टुकड़ियां कमजोर पड़ रही हैं, तो उन्हें मौका मिल गया। अच्छा। स्रोतों के अनुसार वे ताकतवर हो गए, मराठों से जा मिले और खुलेआम मुगल सत्ता को चुनौती देने लगे। अब जो अधिकारी टैक्स वसूलने जाता, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो इन जमींदारों का मुकाबला कर सके। मतलब जिस जागीरदारी व्यवस्था को सेना को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। बिल्कुल, सिस्टम खुद को ही खारा था। और मुझे लगता है इसका एक मानवीय पहलू भी था, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अच्छी जागीरों के लिए ये जो हताश संघर्ष था, इसने जरूर दरबार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया होगा। बहुत ज्यादा। दरबार में जिसकी पहुंच होती, जो चापलूसी कर सकता, उसे अच्छी जागीर मिल जाती। इसका सबसे बुरा असर खानाजादों पर पड़ा। ये वो पुराने और वफादार अमीरों के बेटे थे। हाँ, जिनके परिवारों ने पीढ़ियों से साम्राज्य की सेवा की थी। उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी वफादारी और योग्यता की कोई कीमत नहीं रह गई है, सब कुछ सिफारिश पर चल रहा है। और जब किसी सल्तनत के सबसे वफादार लोग ही निराश हो जाएं, तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। ये सिर्फ खतरनाक नहीं, ये अंत की शुरुआत है। उनका ये विश्वास टूटना असल में साम्राज्य की वफादारी की नींव के टूटने जैसा था। तो ये अब सिर्फ एक प्रशासनिक संकट नहीं था। नहीं, ये एक नैतिक संकट बन गया था, जिसने साम्राज्य के ताने बाने को ही उधेड़ना शुरू कर दिया। और जब वफादारी की नींव इस तरह टूट रही हो, तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि शीर्ष पर कौन बैठा है। क्या वो शासक इस टूटने भरोसे को जोड़ सकता है? यहीं पर औरंगजेब की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। स्रोतों में उनके व्यक्तित्व को बड़ा विरोधाभासी बताया गया है। एक तरफ वो बहुत अनुशासित और मेहनती प्रशासक था, लेकिन दूसरी तरफ उसका व्यक्तित्व कठोर, अलग-थलग और दूर था। और शायद उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी हठधर्मिता थी। वो अपने फैसलों पर अड़ा रहता था, किसी की सुनता नहीं था। हाँ, अपने सबसे वरिष्ठ और अनुभवी अमीरों से भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी सल्तनत यानी अपने सांसारिक शासन को अपनी निजी फकीरी, अपनी संतई के साथ मिलाने की एक अजीब कोशिश की। मतलब वो एक बादशाह भी रहना चाहता था और एक संत भी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास है। सूत्रों के मुताबिक जब राज्य के मामले आते थे, तो वो धार्मिक कानूनों को दरकिनार कर धर्मनिरपेक्ष फरमानों यानी ज़वाबित का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता था। हाँ। मतलब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी धर्म का सहारा लेता और कभी राजकीय जरूरतों का। इसी दोहरे रवैये की वजह से दरबार के अंदर कई अमीर उससे नाखुश थे। महावत खान जैसे एक वरिष्ठ अमीर ने तो उसका मजाक भी उड़ाया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने आलोचना की कि औरंगजेब अनुभवी अधिकारियों और सेनापतियों के बजाय पाखंडी रहस्यवादियों और खोखले दिमाग वाले उलेमाओं पर ज्यादा भरोसा करता है। ये टिप्पणी तो पर्दे के पीछे चल रहे तनाव को साफ दिखाती है। बिल्कुल। दरबार के अंदर कितना गहरा असंतोष था, ये पता चलता है। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है, जिस पर हमेशा बहस होती है। उसकी धार्मिक नीतियों का क्या असर हुआ? खास तौर पर गैर मुसलमानों पर जजिया कर का फिर से लगाया जाना, जो अकबर के समय से बंद था। क्या यही साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार इसमें कोई शक नहीं कि इन नीतियों ने विरोध को बढ़ावा दिया। जजिया जैसे कदमों ने साम्राज्य की नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया और राजपूतों जैसे कई वफादार समुदायों में नाराजगी पैदा की। लेकिन यह कहना कि यही पतन का एकमात्र कारण थी, शायद सही नहीं होगा। इसका क्या सबूत है हमारे पास? सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को पलट दिया, जजिया हटा दिया, तब भी साम्राज्य का पतन नहीं रोका। रोका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। बिल्कुल, पतन की रफ्तार और तेज हो गई। इससे यह साफ पता चलता है कि समस्याएं कहीं ज्यादा गहरी और ढांचागत हो चुकी थीं। जजिया एक लक्षण था, बीमारी नहीं।
और असली बीमारी थी जागीरदारी संकट और दक्कन का वो अंतहीन युद्ध। हाँ, जो साम्राज्य को दीमक की तरह खा रहा था। तो ठीक है, चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लगता है कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म था। बिल्कुल। जहां कई विनाशकारी ताकतें एक ही समय पर टकरा गईं। हाँ, स्रोत हमें 4 मुख्य कारक दिखाते हैं जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि एक दुष्चक्र बन गया था। पहला था बाहरी दबाव, खासकर दक्कन में मराठों का उदय। उन्होंने एक ऐसा सैन्य संघर्ष पैदा कर दिया जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था और साम्राज्य के संसाधनों को लगातार चूस रहा था। सही। और इस बाहरी दबाव से निपटने के लिए औरंगजेब ने जो फैसला लिया वो दूसरा कारक बना, विफल शाही नीतियां। हाँ, दक्कन में 25 साल से ज्यादा वक्त तक अंतहीन युद्ध छिड़ने का उसका फैसला एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। इस एक फैसले ने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय दोनों संसाधनों को लगभग निचोड़ कर रख दिया। और इस वित्तीय दबाव ने तीसरे कारक को और हवा दी, आंतरिक प्रशासनिक क्षय, यानी जागीरदारी व्यवस्था का पूरी तरह चरमरा जाना। हाँ, जैसा हमने बात की, इसी ने सेना को कमजोर किया, अमीरों को निराश किया और धीरे धीरे प्रांतों पर से केंद्रीय नियंत्रण को ही समाप्त कर दिया। और इस पूरे तूफान के केंद्र में था चौथा कारक, औरंगजेब का नेतृत्व। बिल्कुल। उसका कठोर व्यक्तित्व, राजनीतिक गलतफहमियां और कुछ विभाजनकारी नीतियां, इन सब ने पहले से मौजूद समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। दक्कन के युद्ध ने खजाना खाली कर दिया, जिससे जागीरदारी संकट और गहरा हो गया। इस संकट ने सेना को बुरी तरह कमजोर कर दिया, जिससे दक्कन युद्ध जीतना नामुमकिन हो गया। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और औरंगजेब की हठधर्मिता ने उसे ये समझने ही नहीं दिया कि वो गलत रास्ते पर है। और उसने कभी रास्ता बदलने की कोशिश नहीं की। तो संक्षेप में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य बाहर से अभी भी एक शक्तिशाली मशीन की तरह दिखता था। उसकी शान शौकत, उसके किले, हाँ, नाम अभी भी बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से ये बुरी तरह से विचलित और खोखला हो चुका था। उसने एक ऐसे साम्राज्य को विरासत में पाया था जो अपने शिखर पर था और उसे पतन के कगार पर छोड़ गया, जिसने 18वीं शताब्दी में उसके तेजी से बिखरने का रास्ता तैयार कर दिया। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे विस्तार और विजय के लिए बनाई गई एक व्यवस्था, जब उसे आंतरिक तनाव और अंतहीन युद्ध का प्रबंधन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो विनाशकारी रूप से विफल हो सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी जटिल प्रशासनिक प्रणाली, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किस बिंदु पर अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और क्या कोई भी शासक, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उस डूबते हुए जहाज को बचा सकता है?